organization is expected to provide after sales service for maintenance of goods during the period of warranty. तो आपको भी मालूम है कि गुड्स जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उसके ऊपर वारंटी होती है. आप सेल फोन लो, बल्ब लो, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह आप ले रहे हैं, टीवी वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसके ऊपर एक सर्विस रहता है, एक वारंटी पीरियड रहता है. एफिशिएंट, हाँ एसी वगैरह, efficient and effective after sale service help to establish good relation between the consumer and the organization. तो आपकी अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो आपका और कस्टमर का रिलेशन क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा. मुझे याद आता है कि बीच में लगभग 4 से 5 साल पहले जब ये चाइना बेस्ड जो फोन आते हैं, एमआई के फोन हो गए, जियोमी है, फिर वन प्लस है, ऐसे बहुत सारे जो ओप्पो वीवो वाले फोन नहीं थे, तो उस समय सैमसंग नहीं, नोकिया के पीरियड की बात, नोकिया के बाद में सैमसंग का मार्केट बहुत चला था. तो सैमसंग के फोन्स बहुत ज्यादा बिकते थे, तो उसके अगेंस्ट में माइक्रोमैक्स को उतारा गया, फिर वीडियोकॉन को उतारा गया जो एक इंडियन कंपनी थी, और सैमसंग से सस्ता मोबाइल वो सेल कर रही थी. बट प्रॉब्लम क्या हो जाता था, ये जो माइक्रोमैक्स वगैरह है या वीडियोकॉन है, इसका सर्विस सेंटर अच्छा नहीं था. जबकि सैमसंग का क्या होता था, सैमसंग का अगर फोन खराब हुआ तो आप तुरंत उसके सर्विस सेंटर में जाओ, विद इन 2-3 डेज वो आपको आपका फोन बना करके दे देता था. तो इसका सर्विस इतना अच्छा होता था. तो इसकी वजह से सैमसंग के फोन बहुत ज्यादा बिकते थे. क्यों बिकते थे? क्योंकि वो सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड करता था. आपका प्रोडक्ट भले खरीदने के टाइम पे 19-20 हो सकता है, बट आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको तुरंत बना के मिल जाएगा. बट ऐसी कंपनी किस काम की, जिसका प्रोडक्ट आपने लिया और जब आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया और आप वहां पर गए तो वो आपका प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहे. नहीं, चाइना बेस्ड प्रोडक्ट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग. ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस जो है आपकी वो बेटर होनी चाहिए. हाँ, आईफोन वगैरह भी है, बट आईफोन उतना ज्यादा कॉस्ट भी चार्ज करता है, हमें पता है. क्लीन द स्क्रीन प्लीज, नो नीड टू राइट. पूरा पूरा क्लीन करो. नो नीड टू टेक समवन्स नेम. ठीक है ठीक है ठीक है, नो नीड टू टेक समवन्स नेम. तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, पॉइंट नंबर 6, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसमें सेल फोन की मैं बात करता हूं क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा R&D जो है वो फोन इंडस्ट्री में ही होती है और उसकी वजह से वो चलता है. हर बार जो न्यू फोन आता है, न्यू वर्जन का, नया वर्जन का है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना जो ओल्ड फोन है वो कुछ ही समय यूज करते हैं. अभी स्टूडेंट कम्युनिटी को हम लोग छोड़ दें क्योंकि वो लोग तो अभी ऑन द जॉब होते नहीं है, बट जो जॉब गोइंग पर्सन है जिनके पास इनफ सैलरी वगैरह आती है, वो क्या करते हैं, वो हर 2 से 3 साल में एक फोन चेंज कर लेते हैं. कोई कोई पर्सन तो ऐसा होता है, मैंने देखा है 6-6 महीने पे क्या करता है, सेल फोन चेंज करता है. क्यों चेंज किया? पुराने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया वर्जन आया था ना, इसके लिए ओल्ड वाला क्या कर दिया, मैंने एक्सचेंज करवा दिया, नया वाला ले लिया. तो वो शो ऑफ करते हैं. तो इसमें क्या होता है, नया क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसके अंदर R&D हो रहा है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू फैसिलिटीज के साथ में आ रहा है और हर एक पर्सन अपग्रेडेड रहना चाहता है. ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, R&D करते रहना चाहिए ताकि नए नए इनोवेशन मार्केट में आते रहे. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स. गुड्स का क्वालिटी उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है. एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, ये R&D से होता क्या है, आपने देखा पहले जो सेलफोन आते थे वो सेलफोन का प्राइस 25,000 30,000 होता था. आज मुझे याद है 1999 में या आप 2002 में देखेंगे तो बहुत ही जो बेसिक फोन आता था स्क्रीन टच वाला, जिसमें बहुत ही बेसिक फंक्शंस थे, उसका प्राइस 24,000 रुपीज था उस टाइम पे. मैं 2002 की बात कर रहा हूं. और आज तो
स्मार्टफोन्स जो काफी हद तक बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, आज आप देखोगे वो 10,000 में, 6,000 में, इवन 5,000 रुपीज में भी स्मार्टफोन अवेलेबल होते हैं, डिपेंड अपॉन क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, और दूसरा क्या होता है, आपको कॉस्ट कम लगता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाता है। दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइस चार्ज टू कंज्यूमर। तो जो हम फाइनल प्राइस चार्ज करते हैं उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब कस्टमर का फायदा है, कम पैसे में उसको चीज मिल जाती है। इट मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड सच एज BIS मार्क, फिर एग मार्क ऑन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे मार्क होते हैं। अभी देखो गोल्ड के ऊपर भी क्या होता है, हॉल मार्क रहता है, तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे BIS मार्क है, एग मार्क है, ISI मार्क है, ये सारे मार्क्स उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रेगुलर सप्लाई। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में और कस्टमर उसको परचेस करने लगता है और कस्टमर को पसंद आया, वो आपका रेगुलर कस्टमर हो जाता है, तो उसके बाद आपको सप्लाई कैसा रखना है, रेगुलर सप्लाई रखना है। सप्लाई रेगुलर क्यों रखना है आपको, कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। जब भी उनको चाहिए तब आपका प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कस्टमर को आदत लग गई है, आप जानबूझकर आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे, क्यों, मार्केट में क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा, और शॉर्टेज क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो ज्यादा प्राइस चार्ज करने के लिए आपको होर्डिंग करके रखने की जरूरत नहीं है। होर्डिंग का मतलब यहां पे क्या होता है, जमाखोरी, रेट बढ़ेगा, यस, जो प्राइस बढ़ेगा, तो आपको जमाखोरी नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। जैसे देखो अभी अभी मैंने एक इंसिडेंस पढ़ा था, ये जैसे कोरोना का न्यूज फैला स्टार्टिंग में इन द मंथ ऑफ जैन, तो अमेरिका में दो ब्रदर थे, उन्होंने ये पहले ही उनको एक आइडिया आ गया कि सैनिटाइजर जो है ना वो बहुत बिकने वाला है। क्यों, क्योंकि कोरोना ऐसा स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से सैनिटाइजर का मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो अमेरिकन ये जो दो ब्रदर थे, उन्होंने क्या किया, मार्केट में से जितने भी सैनिटाइजर थे उसको MRP पे परचेस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 250 ml का या 50 ml का मैं बात करता हूँ, 50 ml का जो सैनिटाइजर है वो समझ लो 80 रुपीज में आता है। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में से सब जगह जो भी मेडिकल शॉप्स वगैरह है, सब जगह से सैनिटाइजर परचेस कर लिया। अब हुआ क्या, 15-20 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद जब ये कोरोना स्प्रेड होने लगा तो लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत पड़ी, तो यही लोगों ने उसका प्राइस डबल करके सेल करना स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन भी बेचने लगे। जो प्रोडक्ट 80 रुपीज में मिलता था उसको 150 से 200 रुपीज में वो लोग सेल कर रहे थे। तो जब कस्टमर को ये पता चला कि इन्होंने पहले से होर्डिंग कर रखी थी, जमाखोरी कर रखी थी, और अब क्या कर रहे हैं, अब मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है और ज्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको बॉयकॉट किया कि नहीं, हम लोग को इनसे तो सैनिटाइजर परचेस करना नहीं है, भले हमको सैनिटाइजर नहीं मिलेगा चलेगा, बट हम लोग इससे परचेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कस्टमर क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे ही उसका सप्लाई ब्रेक होता है तो कस्टमर ऑप्शंस के बारे में सोचना चालू करता है कि मैं इस प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कौन सा प्रोडक्ट दे सकता हूं। तो हम उस कस्टमर को खो देंगे। तो हमको आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करनी चाहिए। टाइम टू टाइम जो गुड्स है उसको प्रॉपर टाइम पे सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अटेंड कंप्लेन, जो भी कंप्लेन होता है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। कस्टमर इज किंग, ये हमने देखा। तो कस्टमर अगर किसी ग्रीवेंसेस के साथ में आया, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, तो उसकी कंप्लेन को सुनना चाहिए और उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए। अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैंने वही बोला कि आप ये कस्टमर तो खो दोगे, साथ ही साथ उसके रेफरेंसेस जितने लोग रहेंगे ना, वो कभी आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। द कंज्यूमर कंप्लेन मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली। इमीडिएटली आपको क्या करना है, उनका जो कंप्लेन है उसको अटेंड करना चाहिए। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड। रिड्रेसल का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, सुनवाई।
मतलब जो भी उनकी शिकायतें हैं उनकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। सजेशंस ऑफ कस्टमर शुड बी वेलकम। जब भी कस्टमर कोई सजेशन देना चाहता है वो सजेशन ले लेना चाहिए। ये मैडनेस बंद करो। रब कर दो सब। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमने 8 पॉइंट देखा। पॉइंट नंबर 9, ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग क्या है? द बिजनेस organization should arrange training for their consumers either free or by charging reasonable fees। मतलब आप जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देना चाहिए। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के जैसा हो गया, बट डेमो कैसा होता है? सेल करने के पहले डेमो लेते हैं, बट आफ्टर सेल आपको क्या करना चाहिए? वहां पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे आपने वॉशिंग मशीन परचेस किया और आपको वॉशिंग मशीन चलाने नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारे बटन्स हैं, कौन सा क्या फंक्शन कर रहा है यू डोंट नो, ठीक है ना? या आपने सेल फोन परचेस किया, देखो सेल फोन अगर आपको चलाने नहीं आता है तो आप क्या करोगे? उसके साथ में क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है। हाँ आई नो आपको आता है, ठीक है, न्यू जनरेशन के हो, बट सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास आए तो आपको पता नहीं कि मशीन कैसे काम करती है, ठीक है ना? तो ये मशीन कैसे काम करती है उसके लिए क्या होना चाहिए? एक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग कौन देगा? वो ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये ट्रेनिंग हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो या उसको कुछ बेसिक अमाउंट चार्ज करना है तो वो चार्ज भी कर सकता है, ठीक है। अवॉइड कस्टमर्स एक्सप्लॉइटेशन। कस्टमर का किसी भी हालत में शोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन से शोषण की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप आप प्राइस कोई प्रोडक्ट का ज्यादा ले रहे हो या आप उसको खराब क्वालिटी दे रहे हो, ठीक है ना, ये उसका शोषण हो गया। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस ने क्या करना चाहिए? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहिए, which lead to exploitation of the consumer. Also, they should avoid monopolistic competition in the interest of consumer. तो उनको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं करना चाहिए। मतलब दो चार सेलर मिल गए और उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर दिया, अब उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं करना है आपको। कस्टमर को प्रॉपर बार्गेनिंग का चांस देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहला, कस्टमर के प्रति कोई भी एक्सप्लॉइटेशन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेस आप फेयरली तरीके से करो। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मिलावट होती है, या जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको कलर किया जाता है, या जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर कोई पाउडर वगैरह डाला जाता है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? वो सेल करने लायक हो जाए। तो ये सब केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम खाते हैं और हमारा नुकसान होता है। तो ऐसे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो नहीं करने चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स हमने देखे, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर। तो पहला पहला क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकंड, फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस चार्ज होना चाहिए, आप ज्यादा प्राइस चार्ज ना करें और खास करके एमआरपी से ज्यादा प्राइस ना चार्ज करें, ठीक है, एमआरपी तक तो ठीक है। कस्टमर सेफ्टी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपके कस्टमर के लिए सेफ हो। हम देखते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कंपनीज, ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ट्रायल रन करती है। जब भी वो प्रोडक्ट बनाती है उसका पहले ट्रायल होता है, उसको जांच किया जाता है कि एक्सीडेंट वगैरह में भी ये कार पैसेंजर के लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो आपको कस्टमर की सेफ्टी को सबसे पहले देखना चाहिए। ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या बताया यहाँ पर? वल्गर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा एडवर्टीजमेंट आप बनाओ कि जो फैमिली के साथ बैठ करके आप देख सकें, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, आप जो बेचने के बाद सर्विस प्रोवाइड करने का आपने वादा किया है, जैसे वारंटी वगैरह दी है या गारंटी आपने दी है, तो आपको वो प्रॉपर निभाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन वगैरह सेल कर रहे हैं और आपने बताया था कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया आप कॉल करेंगे हमारे सर्विस सेंटर में,
तो विद इन 24 आवर्स आपके यहाँ पर हमारा कोई एग्जीक्यूटिव आकर के उस वॉशिंग मशीन को ठीक कर देगा। अब जो बंदा परचेस करके गया है वो कॉल कर रहा है 2 हफ्ते से कोई आ ही नहीं रहे, तो ऐसा हमको चीटिंग करना नहीं चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट हमको मिलता है, इंप्रूव्ड क्वालिटी के साथ मिलता है और उसका कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी के लिए हम लोग को R&D करते रहना चाहिए। रेगुलर सप्लाई, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका प्रॉपर सप्लाई हो, कस्टमर को कभी ऐसा ना लगे कि अब ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए लेकिन जो सेलर है वो मुझे दे नहीं रहा है। आपको अननेसेसरी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करना है, या हम जिसको बोलते हैं होर्डिंग, होर्डिंग मतलब जमाखोरी आपको नहीं करनी है। शॉर्ट सप्लाई करके आप प्राइस बढ़ाने का कोशिश ना करें। कस्टमर को ये पता लगते ही वो क्या करेगा, आपको बॉयकॉट कर देगा और आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। हमेशा आपके ऑप्शन में रहेगा कि आपके प्रोडक्ट के अलावा वो और कौन से प्रोडक्ट को ले सकता है। अटेंड कंप्लेन, अगर कस्टमर का आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो आपको तुरंत का तुरंत क्या करना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, ठीक है ठीक है, होता है, घर है, प्रॉब्लम्स होती हैं, चलो क्लीन करो। हाँ, तो अटेंड कंप्लेन ये हमने देखा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब आफ्टर सेल, सेल करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या मशीन को कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड कस्टमर्स एक्सप्लॉइटेशन, कस्टमर का शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप ना करें और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब प्राइस फिक्सेशन जैसी चीजें भी आप ना करें। कस्टमर को बार्गेनिंग का चांस दें। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हमने देखा। अब बताओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डाउट है क्या? I will wait for a minute. In case you have any doubt, let me know. किसी कोई पॉइंट पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, then you can ask. अच्छा, नो नीड टू राइट, अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, डोंट राइट क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है, सारे स्टूडेंट एक साथ लिख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नो नो नोट, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर। ओके ठीक है, फिर स्क्रीन क्लियर कर लो सभी लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो अगेन फिर से आपको गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि अगर आप गवर्नमेंट में है, सरकार में है, तो आपको बिजनेस हाउसेस से क्या चाहिए। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आ जाता है, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए टाइम पे टैक्स। बिजनेस ने टैक्स टाइम पर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं बिजनेस हाउसेस उसका ध्यान रखें। नंबर 3, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या होता है, हर एक कंट्री चाहती है कि उसके जो बिजनेसेस हैं वो क्या करें, एक्सपोर्ट करें। क्यों एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर देश का पैसा हमारे देश में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। और ये एक फायदे का सौदा है, जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रहता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उतना स्ट्रांग होता है, हमारी क्रेडिटेबिलिटी उतनी अच्छी होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ये हमें ऑन करना चाहिए, ऐसा सरकार का बिजनेस हाउसेस से एक्सपेक्टेशन है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी बिजनेस है तो वो क्या करेंगे, एक एक करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे।
जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको वो जॉब वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। जो सामाजिक और आर्थिक पॉलिसीज सरकार बनाती है उसको उसने क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सजेशंस टू गवर्नमेंट। और उनकी तरफ से अगर कोई सजेशन है तो गवर्नमेंट को वो हमेशा सजेशन दे सकते हैं। लास्ट है इसके अंदर, सेकंड लास्ट, नो फेवर्स। बिजनेस हाउसेस को ऐसा होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से कोई फेवर ना मांगे। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग देम। कैसे, उनको ब्राइब दे करके। ब्राइब का मतलब क्या होता है, हमने सुना ना, हमारे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर द टेबल कोई मनी प्रोवाइड करते हैं, घूस देना, है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर ब्राइबिंग बोलते हैं। तो ब्राइब वगैरह नहीं देना चाहिए उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई रिश्वत आप उन्हें ना दें। कंट्रीब्यूटिंग टू दी गवर्नमेंट ट्रेजरी। जब भी कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, जैसे कोरोना का टाइम है, तो ये बिजनेस हाउसेस ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या ऐसे कोई पेंडेमिक्स आ गए जिसके अंदर गवर्नमेंट को हेल्प की जरूरत है, तो ऐसे जगह पर जो बिजनेस हाउसेस है उसको पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो क्विकली हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स। फटाफट हम लोग गो थ्रू करेंगे। What is written over here? The government regulates and control the business with the objective of systematic economic development of the country and safeguarding the interest of the common man. गवर्नमेंट का काम क्या है यहाँ पर, कंट्रोल करना बिजनेस की एक्टिविटी को, और जो कॉमन मैन है उनका इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, उनके हितों की रक्षा करना, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू बिजनेस। और गवर्नमेंट इसके बदले में क्या करता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, सब्सिडीज देता है। किसको, बिजनेस को। बिजनेस को कुछ छूट देता है। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो हमारे बिजनेस हाउसेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गवर्नमेंट के प्रति। तो सबसे पहले क्या है, बिजनेस ने क्या करना चाहिए, टाइम पे टैक्स देना चाहिए। द गवर्नमेंट imposes वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस यूनिट्स शुड पे these taxes from time to time। और बिजनेस ने क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए टाइम टू टाइम, समय समय पर ये टैक्स को पे करना चाहिए। It would be difficult for the government to undertake डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर ये फंड अवेलेबल नहीं होगा, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम कर सकती नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं अगर कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम करे, डेवलपमेंट के काम इन द सेंस क्या हो गया, रोड डेवलप करना, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, हॉस्पिटल्स को अच्छा करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अच्छा करना, जहां पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसको बेटर करना। ये गवर्नमेंट किसके पैसे से करती है, टैक्स के पैसे से। और टैक्स का पैसा आएगा कहां से, जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने टाइम पे टैक्स देना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसका ध्यान रखना चाहिए। किसको ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस हाउसेस को। द रूल्स फाउंड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विद। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो रूल को ब्रेक नहीं करना है। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस। बिजनेस को लाइसेंस अगर लगता है तो लाइसेंस लेके काम करना चाहिए। फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस, द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो ऑपरेशन है अगर उसके लिए लाइसेंस लगता है, प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीज के लिए, तो उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर कोई स्पेशल बिजनेस है तो उसके लिए आपको क्या ले लेना चाहिए, लाइसेंस ले लेना चाहिए। जैसे फूड इंडस्ट्री, आपको होटल वगैरह ओपन करना है तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, वहां पे जो फूड डिपार्टमेंट है वहां का लाइसेंस लगेगा, तो वो ले लेना चाहिए।
द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जहां जहां पर हमको लाइसेंस लगता है वो लाइसेंस लेना चाहिए। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर, और जो भी बिजनेस आप कंडक्ट करते हो वो कानूनी तौर पर होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, अभी अभी बताया, हर एक कंट्री क्या चाहता है, वो चाहता है एक्सपोर्ट ज्यादा करे। एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा करे? ताकि उसके पास फॉरेन करेंसी आए। अच्छा, फॉरेन करेंसी आने से क्या होगा? फॉरेन करेंसी आने से उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। वो उसको जब भी इंपोर्ट करना होगा तो उसके पास फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे, डॉलर में वो पेमेंट कर सकता है अगर उसके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो। ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस हाउसेस क्या करें, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें। द गवर्नमेंट also expects from business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods। गुड्स को एक्सपोर्ट करके बिजनेस क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को अर्न करेगा, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है। द गवर्नमेंट रिक्वायर दिस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स, और गवर्नमेंट को ये पैसा कहां काम आता है, इंपोर्ट में। जब वो इंपोर्ट करती है अलग अलग गुड्स तो उस समय ये फॉरेन एक्सचेंज को काम आता है, वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। द गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट फॉर बैलेंस्ड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या करके रखती है, एक टारगेट सेट करके रखती है कि हमको कितना इस साल डेवलपमेंट करना है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट, और इसके अंदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, सामाजिक और आर्थिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। जो सोशियो इकोनॉमिक, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसमें ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर, जैसे जैसे हमने देखा है पोलियो के लिए बहुत बार ये मुहिम चलाई जाती है, और फिर हमने किसको बुलाया, अमिताभ बच्चन को बुलाया, जो पोलियो के बारे में क्या बताते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं। और इसकी वजह से विद इन 3 to 4 ईयर्स पूरा भारत क्या हो गया, पोलियो मुक्त हो गया, है ना। तो ऐसा जैसे हम लोग ने अमिताभ बच्चन का हेल्प लिया, ऐसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल जो एक्टिविटीज रहती है उसमें वो आगे आके काम करें, और वैसे आर्थिक दृष्टि से भी जहां पर हेल्प हो सकती है वैसे उसमें ये मदद करनी चाहिए। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका कोऑपरेशन करें, गवर्नमेंट का कोऑपरेशन करें, क्या करने में, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम चलाने में। ठीक है, सजेशन टू द गवर्नमेंट, अभी बिजनेस हाउसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करता है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो इनसे पूछे कि आपके कुछ सजेशंस हैं क्या, और जब गवर्नमेंट ऐसा पूछती है तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सामने से क्या देना चाहिए, सजेशंस देना चाहिए गवर्नमेंट को बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए इसके पहले इनकी तरफ सजेशंस आ जाने चाहिए। कैसी पॉलिसीज की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो सकती है, लाइसेंसिंग पॉलिसी एटसेट्रा। सच suggestions are helpful for framing organization friendly policies। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने में क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। अगर कुछ सजेशंस मिले गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट जो बजट पास करती है ना, तो उस सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट वो बजट को पास करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर किसका फायदा होगा, बिजनेसमैन का भी फायदा होगा, सोसाइटी का भी फायदा होगा, और गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। पॉइंट नंबर 6 तक किसी को कुछ डाउट? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पॉइंट नंबर 7, द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप
बिजनेस हाउसेस हो और आपको बहुत सारे काम गवर्नमेंट ऑफिसर से कराने पड़ते हैं, जैसे लाइसेंस वगैरह लेना हो गया, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको ब्राइब नहीं देना है, आपको रिश्वत नहीं देनी है। नहीं तो क्या होगा, ये ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हर एक पर्सन छोटा छोटा काम करने के लिए भी रिश्वत मांगता है। तो ऐसे आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप किसी को ब्राइब नहीं देंगे, ठीक है ना। ब्राइबिंग का मतलब होता है रिश्वतखोरी, घूसखोरी। कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, जब भी कोई बड़ी आपदा आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने उसके ऊपर बात किया था, टाटा है, फिर उसने कितना 1500 करोड़ रुपीस का मदद किया था, पेटीएम ने 500 करोड़ रुपीस दिया था। तो ऐसे जो भी बिजनेस हाउसेस है उस सब ने क्या किया, महिंद्रा कंपनी है उसने कंट्रीब्यूट किया था, रिलायंस वालों ने लगभग 500 करोड़ रुपीस लगाए हुए थे, अपना एक हॉस्पिटल दिया था। तो ऐसे जो पेंडेमिक्स है या फ्लड है, अर्थक्वेक है, इसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने दो चीजें कवर की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये दो चीजें हमने इसके अंदर कवर की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन एंड दिस लेक्चर। ओके, ठीक है, नो डाउट। तो डन फॉर द डे।